मिथिला एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सीटेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें शिक्षण से 10 नंबर का, समावेशी शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक से 5 नंबर का और बाल विकास से 15 नंबर का। तो बाल विकास के अंतर्गत आते हैं बाल विकास का सिद्धांत, जो कि प्रमुख है वाइगोत्स्की का, पियाजे का, कोहलबर्ग का, ब्रूनर का। तो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की का पूरा नाम है लेव सिबनोविच वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। उन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसके निम्नलिखित नाम है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। सामाजिक संरचना निर्मितवाद का सिद्धांत सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सोशल कोग्निटिव थ्योरी। वाइगोत्स्की का कहना था, विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम, अर्थात विकास समाज एवं संस्कृति का उत्पाद होता है। वाइगोत्स्की समाज और संस्कृति पर बहुत ज़्यादा ही जोर दिया था, सामाजिक अंतःक्रिया पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो वाइगोत्स्की ने बहुत सारे शब्द दिए हैं, तो कुछ शब्द को देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के प्रमुख शब्द: ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मतलब हुआ जो सीखना चाहता है उससे ज़्यादा ज्ञानी। बालक उसी व्यक्ति या स्रोत से सीखना चाहेगा जो उससे ज़्यादा जानकार हो, जैसे शिक्षक, माता पिता, ज़्यादा बुद्धिमान सहपाठी या किसी क्षेत्र में हमसे ज़्यादा जानकार कम उम्र का व्यक्ति। यदि हमसे कम उम्र का व्यक्ति भी हमसे ज़्यादा जानकार है तो हम उसे सीखना चाहते हैं। दूसरा है नज़दीकी या समीपी या संभावित विकास का क्षेत्र, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। एक ही चीज़ का इतना नाम है। कभी एग्जाम में पूछ देगा नज़दीकी विकास का क्षेत्र, कभी समीपी विकास का क्षेत्र, कभी संभावित विकास का क्षेत्र, कभी ZPD किसे कहते हैं। तो जैसे वाइगोत्स्की का एक ही सिद्धांत है, उनका विभिन्न नाम था, बस उसी प्रकार एक ही चीज़ है, इनका इतना नाम है। तो सबको याद करके रखना है। तो ZPD किसे कहते हैं? समस्या समाधान के दौरान बालक द्वारा खुद से किए गए प्रयास और उलझ जाने के बाद वहां से लक्ष्य की दूरी के बीच का खाली क्षेत्र, जो वयस्क की सहायता से भरा जा सकता है, ZPD कहलाता है। जैसे एक बालक है जो पटना का है, उसे दिल्ली जाना है। बालक का लक्ष्य कहाँ है? दिल्ली है, उसे दिल्ली तक जाना है, तो इनका लक्ष्य हो गया दिल्ली। बीच में पड़ता है कानपुर। तो बालक को पटना से कानपुर तक का रास्ता मालूम है, उससे आगे का रास्ता नहीं मालूम है, तो उससे आगे किसी वयस्क से, ज़्यादा जानकार लोग से उसे मदद लेना पड़ेगा, तभी वह दिल्ली तक जा सकता है। तो वह मदद लेकर दिल्ली पहुंच गया। तो वयस्क की सहायता से कितना दूर चला है? तो यहाँ कानपुर से लेकर के दिल्ली तक ये वयस्क की सहायता से आया है। तो जितना वयस्क की सहायता से किया जाता है कोई काम, उसी को हम लोग, उसी क्षेत्र को ZPD कहते हैं। तो ये इतना जो क्षेत्र हो गया उसे क्या कहेंगे? ZPD। इसे फिर से देखते हैं। समस्या समाधान के दौरान, समस्या यहाँ पर दिल्ली जाना है। समस्या समाधान के दौरान बालक द्वारा खुद से किए गए प्रयास, खुद से कहाँ तक प्रयास किया? चल पाया कानपुर तक, खुद से किए गए प्रयास। और उलझ जाने के बाद, कानपुर आने के बाद उलझ गया, क्योंकि इससे आगे का उसको रास्ता नहीं मालूम था। उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य की दूरी के बीच का खाली स्थान, जहाँ उलझ गया वहाँ से लक्ष्य की दूरी के बीच का जो खाली स्थान है, जो खाली स्थान जो वयस्क की सहायता से भरा जा सकता है, ZPD कहलाता है। यहाँ से लेकर के, जहाँ उलझ गया वहाँ से लेकर के लक्ष्य के बीच का जो खाली स्थान है, जो किसी वयस्क की सहायता से भरा गया, इसे पूरा किया गया, उसी क्षेत्र को ZPD कहते हैं। जैसे कोई बालक है, वो चाहता है कि हम 30 किलो वजन उठा ले, लेकिन उनका क्षमता है कि वो 20 किलो ही उठा सकता है। 20 किलो वजन खुद से वो उठा लेता है, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? 30 किलो वजन उठाना। तो 30 किलो उठाने के लिए किसी न किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो किसी वयस्क की हेल्प से वह 30 किलो वजन उठा लिया। तो खुद से कहाँ तक पहुँचा? 20 किलो तक। और 20 किलो के बाद जो अगला 10 किलो है वो किसी के हेल्प से किया, तो अगला जो 10 हुआ वही हुआ ZPD। उसके बाद है नोट। ZPD में दी गई सहायता समस्या समाधान के बीच में दी गई अस्थायी सहायता होती है।
यहाँ पर समस्या समाधान के बीच में जो सहायता मिला है कानपुर से दिल्ली तक, ये कैसा सहायता था? अस्थायी सहायता था। अस्थायी का मतलब जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तब तक उसका सहायता करता रहा। जैसे कानपुर से कुछ दूर का रास्ता दिखा के फिर उसे छोड़ देता तो वो कानपुर से उससे आगे नहीं जा पाता। यदि अस्थायी सहायता देता, आधा रास्ता तक बताता फिर छोड़ देता, तो वो हो जाता अस्थायी सहायता। इसीलिए यहाँ पर अस्थायी सहायता देना है। काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक सहायता देते रहना है, तो हो गया अस्थायी सहायता। जैसे बच्चा 20 किलो से 30 किलो जो उठाया तो 22 किलो तक उठाता, उसके बाद उसका सहायता देना छोड़ देता तो बस वो 22 किलो पे ही रुक जाता है। इसीलिए जब तक वह 30 किलो उठाया नहीं तब तक उसका सहायता देते रहा। इसीलिए समस्या समाधान के बीच में ये जो सहायता दिया जाता है वो होता है अस्थायी सहायता। तीसरा है स्कैफोल्डिंग। दूसरा नाम है ढांचा निर्माण, पार, पैक, मचान। स्कैफोल्डिंग जो होता है, जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो छत बनाने के लिए हम लोग सेट्रिंग देते हैं और फिर उसके बाद छत बनाते हैं, तो वही हुआ मचान या स्कैफोल्डिंग। जब छत तैयार हो जाता है तो फिर हम लोग उसे हटा लेते हैं। तो देखते हैं स्कैफोल्डिंग क्या है। समस्या समाधान के शुरुआत में इशारा देना, तो हल्का सा इशारा देना, ज़्यादा मदद नहीं करना है, बस थोड़ा सा इशारा देना। नाजुक परिस्थिति में शुरुआती मदद देना, जिसकी मात्रा सीखने के साथ घटती जाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जैसे जैसे सीखते जाएगा मदद देने की जो मात्रा है घटता जाएगा। जैसे एक बालक का साइकिल चलाना सीखना, साइकिल चलाने के लिए हम लोग उसका मदद करेंगे, जैसे जैसे सीखता जाएगा उसको कम करते जाएंगे, बाद में सीख लेगा तो छोड़ ही देंगे। एक बालिका को उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जैसे सीख जाएगी फिर उसको सहायता देना छोड़ देंगे। नोट, स्कैफोल्डिंग में दी गई सहायता शुरुआती एवं अस्थायी सहायता होता है। इसमें क्या होता है, इसमें शुरुआत में सहायता नहीं दिया गया था, बाद में दिया गया था, लेकिन इसमें शुरुआत में ही सहायता देना है, और वो भी अस्थायी। अस्थायी का मतलब थोड़ा सा, जब वह सीख जाएगा तो फिर वहाँ से उसको सहायता देना छोड़ देंगे। जैसे हम लोग मकान बनाने के लिए सेट्रिंग डालते हैं, फिर मकान जब छत तैयार हो जाता है तो फिर कुछ दिनों के बाद उसको हम लोग छोड़ा लेते हैं, हटा लेते हैं, क्योंकि अब तैयार हो चुका है तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको हटा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अस्थायी हुआ। तो जेडपीडी में क्या है, जितना खुद से कर पाता है उससे आगे हम लोग मदद करते हैं लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, अस्थायी मदद करते हैं अस्थायी रूप से, उसी क्षेत्र को जेडपीडी कहते हैं। स्कैफोल्डिंग में क्या है, मदद तो करते हैं, सहायता तो देते हैं, लेकिन अस्थायी होता है। जब वो सीख जाता है फिर उस सहायता को हम लोग सहायता देना छोड़ देते हैं। चौथा है भाषा विचार से पहले। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती 2 वर्ष तक बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। 2 वर्ष तक बच्चों में भाषा और विचार अलग अलग है, फिर भी भाषा विचार पर हावी है। लेकिन 2 वर्ष बाद शाब्दिक भाषा के उदय हो जाने के कारण प्रकट करना आसान हो जाता है, अतः भाषा विचार से पहले है। लेकिन 2 वर्ष के बाद बच्चों में शाब्दिक भाषा का भी उदय हो जाता है, जिससे भाषा प्रकट करना और आसान हो जाता है, और भाषा इसीलिए विचार से पहले है। वाइगोत्स्की का कहना है कि विचार की अपेक्षा भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाषा विचार से पहले है, जबकि पियाजे कहते हैं कि विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम सब्जी खरीदने गए तो मेरे मन में विचार आया कि सब्जी खरीदना है, तो मन में विचार आने से तो मुझे सब्जी नहीं मिलेगा, उसके लिए तो भाषा का उपयोग करना पड़ेगा कि मुझे सब्जी चाहिए तब मिलेगा, तो इसीलिए भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो उसके अंदर मन में कोई विचार आया होगा तभी तो रो रहा है, लेकिन ऐसा विचार का है क्या जिसे प्रकट करने के लिए भाषा ही न हो। जैसे बच्चा रो रहा है तो हो सकता है पेट दर्द से रो रहा हो, भूख लगा हो, खेलने के लिए रो रहा हो, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए उसके पास भाषा नहीं है, इसलिए हम लोग उसका रोना नहीं समझ पाते हैं। तो वैसे विचार का ही क्या जिसे प्रस्तुत करने के लिए भाषा ही नहीं हो, इसलिए भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विचार से पहले भाषा है। निजी वार्ता, 5वां है निजी वार्ता। प्राइवेट स्पीच, निजी वाक, व्यक्तिगत वाक, आंतरिक वार्ता, इनर टॉक। क्या है, बच्चे खुद से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, इसे वाइगोत्स्की ने निजी वार्ता कहा है। बच्चे कोई काम करते रहेगा और खुद से बात करते हैं, मतलब मन ही मन कुछ कुछ बोलते रहता है, उसे को कहते हैं निजी वार्ता। जैसे एक बच्चा है, उसका पेंसिल कोई चुरा लेता है, छीन लेता है, ले लेता है, जिसकी वजह से उसे पिटाई पड़ती है, तो बच्चा मन ही में बोलता है या धीरे धीरे गुनगुना के बोलता है, रोज़ मेरा पेंसिल लेके मुझे मार खिलाता है ना, अच्छा कल मैं उसे अपना पेंसिल ही नहीं दूंगा।
तो ये बोल के बच्चा अपने मन में बोल के, अंदर अंदर बोल के कल के बारे में योजना बना रहा है। इसीलिए वाइगोस्की ने इसे निजी वार्ता कहा है। मतलब बच्चे खुद से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते रहते हैं, इसी को निजी वार्ता कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनाते समय हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे वाइगोस्की से संबंधित कुछ बिंदु क्वेश्चन के बनाते समय इसको ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वाइगोस्की का कहना है बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत सामाजिक अंतःक्रिया, पारस्परिक शिक्षण, म्यूचुअल टीचिंग तथा खेल का महत्व बहुत ज़्यादा है। वाइगोस्की के बुक है लैंग्वेज ऑफ थॉट, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। हालांकि बुक का नाम सीटेट में नहीं पूछा जाता है। जैसे कोई सहयोग देने वाला टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, सहारा देने वाला, तो उसमें इस बात को ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। क्या बात है? अगर दिए गए प्रश्न का कर्ता सब्जेक्ट बच्चा है तो उसके अंदर आंसर देंगे ZPD, लेकिन अगर वयस्क है तो उसका उत्तर देंगे सहायता देना या सहयोग देना। अब तक हम लोग वाइगोस्की के बारे में जो भी पढ़े हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़े थे कि वाइगोस्की का जो सिद्धांत है इनका विभिन्न नाम है, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना निर्मितवाद का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेकिन जो भी नाम है हर नाम में सामाजिक लगा हुआ है, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। वाइगोस्की ने समाज और संस्कृति को विशेष महत्व दिया है। उसके बाद वाइगोस्की द्वारा कुछ शब्द दिया गया है जिसको हम लोग देखे थे। पहला था MKO, ज़्यादा ज्ञानी। दूसरा इसमें था कि बच्चा अपने से ज़्यादा ज्ञानी लोग से ही सीखता है। उसके बाद था ZPD में था बच्चा खुद जितना कर पाता है उससे आगे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वयस्कों की सहायता से जितना करता है उसी क्षेत्र को ZPD कहते हैं। स्कैफोल्डिंग में जैसे मचान होता है, सेटरिंग होता है, इसमें क्या करते हैं, किसी को कुछ सिखाने के लिए बच्चे को सहयोग देते हैं और जब वह सीख लेता है तो सहयोग देना छोड़ देते हैं। तो ZPD में जो सहयोग था अस्थायी था, स्कैफोल्डिंग में अस्थायी था। ZPD में बाद में सहयोग देते हैं, स्कैफोल्डिंग में शुरुआत में ही देते हैं। उसके बाद था भाषा विचार। तो वाइगोस्की ने माना है कि भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण है विचार की अपेक्षा। उसके बाद निजी वार्ता, तो बच्चा कुछ अपने मन में कुछ काम करने के दौरान कुछ बोलते रहता है, खुद से बात करते रहता है, अपने काम को की योजना बनाते रहता है, उसको हम लोग निजी वार्ता कहते हैं। उसके बाद इसके बाद हम लोग वाइगोस्की से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ लेने के बाद आप जब तक कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक थ्योरी अच्छा से नहीं समझ में आता है। और थ्योरी पढ़ लिए और उस पर 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो थ्योरी का कंसेप्ट अच्छा से मन में दिमाग में आ जाएगा और कभी फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा। सीधे थ्योरी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो फिर थ्योरी पढ़ने के बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन छूट सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर 1, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति तो होगा नहीं, अनुरूपित शिक्षण भी नहीं होगा। सीखने का स्कैफोल्डिंग तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं। तो स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं? तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ZPD में अस्थायी सहयोग होता था और स्कैफोल्डिंग में अस्थायी सहयोग। और सहयोग किसके द्वारा? वयस्कों के द्वारा, अपने से ज़्यादा जानकारों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन 1, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। अध्यापिका के द्वारा सहयोग की सीमा निर्धारित करना, ऐसा तो कुछ नहीं था, यह ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। दूसरा, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। मतलब बच्ची अपने आप क्या कर सकती है इसका आकलन नहीं किया जा सकता, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये नहीं होगा। तीसरा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। बच्चे स्वतंत्र रूप से जितना कर पाए और सहायता के साथ जितना कर पाए उसके बीच का अंतर, इसी को तो ZPD कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चौथा ऑप्शन, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्राकृतिक, ये भी नहीं है,
ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो एक में है विकास अधिगम से स्वाधीन है, मतलब विकास अधिगम से स्वतंत्र है, तो ऐसा कुछ भी वाइगोत्स्की ने नहीं कहा है। विकास अधिगम से स्वतंत्र नहीं है। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, अधिगम और विकास समानांतर साथ साथ चलता है, ये भी नहीं है, ऐसा भी वाइगोत्स्की ने नहीं कहा है, ये भी गलत। तीसरा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ये सही है। वाइगोत्स्की का कहना है कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि विकास पीछे रह जाती है अधिगम से, मतलब अधिगम आगे है, पहले अधिगम उसके बाद विकास, वाइगोत्स्की के अनुसार, इसलिए ऑप्शन होगा सही। ऑप्शन 4, विकास अधिगम का समानार्थक है, मतलब विकास अधिगम सेम है, एक ही जैसा है, तो ये तो गलत है। तो इसका आंसर होगा 3, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, मतलब पहले अधिगम उसके बाद विकास, ये वाइगोत्स्की का कहना है। जबकि पियाजे का कहना है पहले विकास तब अधिगम, वाइगोत्स्की का उल्टा है पियाजे। अब भाषा और विचार के बारे में भी था, वाइगोत्स्की का कहना था भाषा पहले है उसके बाद विचार, और पियाजे का कहना है पहले विचार तब भाषा। क्वेश्चन नंबर 4, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। वयस्क सहयोग देकर के बच्चों को प्रगति को अग्रसर करते हैं, उसके प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, तो इसे कहा जाता है सहयोग देना। सहभागी अधिगम नहीं होगा, सहयोगात्मक अधिगम नहीं होगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये भी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा सहयोग देना। क्वेश्चन नंबर 5, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? खुद से नहीं कर पाती है लेकिन किसी साथी के मार्गदर्शन से वह ऐसा कर पाती है, तो इसे पार्श्वकरण का मतलब होता है प्रभावहीन करना, तो ये तो होगा नहीं, प्रभावहीन तो यहाँ पर हुआ नहीं। पूर्व क्रियात्मक चिंतन ये भी नहीं होगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र खुद से जितना कर पाते हैं और सहयोग से जितना करते हैं, दोनों के बीच अंतर को कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच अंतर का चर्चा नहीं है, बस उस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं ये पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर होगा सहारा देना। क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। वाइगोत्स्की और पियाजे में क्या विभिन्नता है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ऐसा तो है नहीं, ये नहीं होगा। ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, ये भी नहीं होगा, संकल्पना का मतलब होता है धारणा, ये भी नहीं होगा। बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा चौथा, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। भाषा और चिंतन, चिंतन का मतलब विचार, भाषा और विचार के बारे में इन दोनों का जो दृष्टिकोण है एक दूसरे से भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न 7, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है? व्यक्तिगत वाक प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, प्यार करने वाला बात नहीं है, तो ये नहीं होगा। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहं केंद्रित है, घमंड है, ये भी नहीं होगा। तीसरा, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, ये भी नहीं है, बच्चे बुद्धू नहीं होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशित करने के लिए, निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, इसी को तो व्यक्तिगत वाक कहते हैं, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। प्रश्न 8, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है उसमें कौन से पहलू की अवहेलना हुई है?
तो सामाजिक को तो बहुत महत्व दिया गया है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। सांस्कृतिक को भी बहुत महत्व दिया है, तो ये भी नहीं होगा। जैविक का चर्चा कहीं भी नहीं है। भाषाई, तो भाषा को भी बहुत महत्व दिया है वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर जिसका अवहेलना है, जिसका चर्चा नहीं है, वो है जैविक। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जैविक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, सक्रिय होकर अनुकूलन करने पियाजे का है, तो ये होगा नहीं। अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि मतलब मन की बात को जान लेना, सूझ, ये भी नहीं होगा, ये तो कोहलर का है। सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, निरपेक्ष मतलब होता है जिसकी अपेक्षा न हो, इसलिए ये भी नहीं होगा। चौथा में है पारस्परिक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण का मतलब हुआ एक दूसरे के सहयोग से शिक्षण, अपने सहपाठियों के सहयोग से शिक्षण, तो वाइगोत्स्की के अनुसार यही होगा पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 10, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? बीच बीच में शुरुआत में अस्थायी सहयोग जो था, इशारे देना, थोड़ा सा मदद करना, क्या था? स्कैफोल्डिंग। तो देखते हैं कहाँ पर है। एक में छात्रों में प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब होता है पीछे करना, तो निकास प्रवृत्ति पैदा करना, तो पीछे तो करना नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है, ये अर्थहीन है, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन नहीं है, बल्कि इसका बहुत अर्थ है, इससे बहुत फायदा है, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित करना, बच्चों को प्रेरित करता है ये सब चीज़, अनुत्प्रेरित नहीं करता बल्कि प्रेरित करता है, इसलिए ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है अधिगम के लिए पार, आधारभूत संरचना का काम करेगा, पार मतलब स्कैफोल्डिंग, तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? प्राथमिक बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक सुझाई है? अनुदेशनात्मक, पुनर्वलन, साम्य धारण, अभिक्रमित। अभिक्रमित का अर्थ होता है किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार करना, किसी योजना के अनुसार। पुनर्वलन का मतलब बीच बीच में जैसे बच्चा कुछ जवाब दिया तो उसको शाबाशी देना, जी हाँ ना में जवाब देना, पुनर्वलन होता है। साम्य धारण, संतुलन मतलब बैलेंस करना। अनुदेशनात्मक का अर्थ होता है जो कुछ भी पढ़ना अथवा सीखना होता है उसे प्रस्तुत करना। तो अनुदेशनात्मक का जो अर्थ है जो कुछ भी पढ़ना अथवा सीखना होता है उसे प्रस्तुत करना, मतलब किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करके सीखेंगे तो अच्छा से सीखेंगे, और बच्चों के लिए यही सबसे बेस्ट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 1 अनुदेशनात्मक।